नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश टेट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ओल्ड पेपर्स और टॉपिक से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जो पार्ट नंबर 7 तक श्रृंखला पहुंच चुकी है। तो बिना समय गंवाए हम अपने पीडीएफ पर पहुंचते हैं। लीजिए, आपके सामने आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा। देख सकते हैं आपके सामने पीडीएफ ओपन हो चुकी है। ये सभी प्रश्न आपके कराए जा चुके हैं और हम आ गए थे 44 नंबर क्वेश्चन तक। क्लियर है? आपको याद होगा ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो जिसने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। और ये 45 नंबर का पहला प्रश्न जो आज की वीडियो का पहला होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी क्वेश्चन की नोटबुक होगी जो, उसमें नोट कीजिए अगर ये क्वेश्चन समझ में कम आया है तो। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में 4 ट्रॉपिक स्तर हैं तो शीर्ष उपभोक्ता तक उत्पादकों की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत पहुँचेगा? आपने लिंडमैन का 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ सुना होगा, पढ़ा था, क्लास में पढ़ाया गया है। उसी का ये क्वेश्चन है। आपने कहा है कई बार सिंपल क्वेश्चन है, सरल हैं, तो सरल कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो से ज्ञान में वृद्धि हो, ना कि कमी। क्लियर है? तो हम लेवल बढ़ा के ही चलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कितना प्यारा है और इसका आंसर आपने अपने दिमाग में फीड किया होगा। 10%, 1 या 0.1 या 0.01%। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम फूड चेन बनाते हैं तो ऐसे कुछ स्तर होते हैं ना, ये 4 स्तर बना दिए हमने। तो मान लीजिए 4 ट्रॉपिक लेवल हैं। 4 ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है पहला ट्रॉपिक लेवल मतलब पहला पोषण स्तर, ये वाला T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये ट्रॉपिक लेवल लास्ट यानी उच्चतम लेवल ट्रॉपिक लेवल 4 बोला है क्वेश्चन ने। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले स्तर पर कितने परसेंट एनर्जी होती है? 100%। ये तो आपको पता था। तो यहाँ से अब 10% ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। देखिए 100 का यहाँ क्या बचेगा? 10, यहाँ क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? 0.1%। आया समझ में? 45 प्रश्न का आंसर है 0.1%। क्लियर है? यानी आपका उत्तर सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 46, एज इफेक्ट शब्द का संबंध किससे है? इकोसिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको संभाल ले जाते हैं तो प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, सब में उससे क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम से संबंधित है। ध्यान से देखिए, एज इफेक्ट का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक संक्रमण क्षेत्र से, अम्लीय वर्षा से, ओजोन क्षरण से या ग्रीन हाउस प्रभाव से। चारों विकल्प आपने पहचान लिए होंगे। राइट ऑप्शन इसका है एज इफेक्ट का पहला विकल्प। यानी एज कहते हैं ना, कितना एज मिला, किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो कितना एज मतलब प्रभाव। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम समझाते हैं। ये इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम ये है। अब देखिएगा, इसमें हमने कुछ एरिया कंबाइंड बना रखा है। ये देखिए, ये वाला बनाया गया है। ये एक संक्रमण क्षेत्र है। दोनों इकोसिस्टम, इसका और इसका प्रभाव इस क्षेत्र पर दिखेगा, तो इसको कहलाते हैं या पर्यावरणीय प्रभाव या पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव। तो इन क्षेत्रों में दोनों इकोसिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र को कहते हैं एज इफेक्ट, यानी पारिस्थितिक तंत्र का यह इकोटोन एरिया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरे पारिस्थितिक तंत्र के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, 47 नंबर का है। इस क्वेश्चन को भी पहचानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IUCN की रेड लिस्ट में CR का क्या अर्थ है? कंजर्वेशन रिक्वायर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कंजर्वेशन रिजर्व या क्रिटिकली रीजन? ध्यान से पढ़िएगा और मन में आंसर को चुनिए या कमेंट बॉक्स में लिख भेजा करिएगा। जिसमें आपको सहूलियत हो उसमें करिएगा। इसका ऑप्शन आपने पहचाना, राइट विकल्प बताते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR का मतलब है। अब आपके दिमाग में आया होगा, IUCN की रेड डाटा बुक में रेड लिस्ट में CR का अर्थ तो समझ में आ गया, क्या कोई और लिस्ट है? तो लीजिए, हम इस वीडियो में ही इसको समाप्त करे दे रहे हैं। जैसे इसका है CR का मतलब क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो देखते हैं रेड लिस्ट में कौन कौन से हैं ये शॉर्ट टर्म। देखिएगा, कुल 9 सूचियाँ हैं। IUCN ने कितनी सूची बना रखी हैं? 9। एक एक करके बताते जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे जिससे वीडियो लंबा ना बने। क्लियर है? 9 सूची हैं। उनमें EX का मतलब होता है एक्सटेंट, पृथ्वी पर पूरी तरह से समाप्त, यानी किसी भी देश में कहीं भी ना हो वो जीव। ऐसी कैटेगरी को या ऐसी ट्राइब्स को EX श्रेणी में डाला जाता है। उसका अर्थ होता है एक्सटेंट, यानी विलुप्त हो चुकी है।
और देख पा रहे होंगे जंगल में विलुप्त, यानी वो जंगलों में ना हो, अगर चिड़ियाघर में है वो प्रजाति तो उसको डाला गया है किसमें, EW श्रेणी में, यानी एक्सटेंट इन द वाइल्ड, जंगली एरिया से विलुप्त हो चुकी है लेकिन चिड़ियाघर या बचाव क्षेत्रों में अभी भी है वो। अगला है एक और CR तो आप पढ़ चुके हैं, CR का मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी विलुप्त होने का अत्यधिक जोखिम है उस प्रजाति पर, इसे CR कैटेगरी में डाला जाता है। लीजिए एक और लिस्ट में आपका ये है, 3 हो गई हैं, चौथे नंबर की देखिएगा ये है, चौथे नंबर में लिखा है EN श्रेणी में होता है एंडेंजर्ड, जंगल में विलुप्त होने पर बहुत उच्च जोखिम, सर्वाधिक नहीं लेकिन हाई लेवल से थोड़ा कम है इसमें जोखिम। अगला है संवेदनशील को VU बोला जाता है, वल्नरेबल, जंगल में विलुप्त होने का उच्च जोखिम, बहुत उच्च और उच्चतम और उच्च जोखिम, बारीक अंतर है इन शब्दों में, थोड़ा सचेत होकर के देखिएगा, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला नंबर का है निकट संकटग्रस्त लिस्ट, NT नियर थ्रेटेड, वे प्रजातियां जो आने वाले समय में उपरोक्त संकटग्रस्त श्रेणियों में आ सकती हैं, यानी उन पर खतरा हो सकता है आगे जाकर के, इसलिए उनको अभी से नज़र रखा जा रहा है। एक है न्यूनतम चिंताजनक, ये कम इम्पोर्टेंट है, इनको जल्दी पढ़ लेते हैं, न्यूनतम चिंताजनक LC लीस्ट कंसर्न में आएगा। अगला है एक और कैटेगरी DD श्रेणी, डाटा डेफिशिएंट, यानी इनके विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है, यानी वो पर्याप्त संख्या में है जिससे लोगों की वहाँ पर दृष्टि या नज़र नहीं गई है, इसलिए इसका डाटा डेफिशिएंट है। अगला मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसको एनी कैटेगरी में, नॉट एवेल्यूएटेड में डाला गया है, जिनका अभी तक IUCN के मानदंडों में कोई परीक्षण नहीं हुआ है। तो आपका जो दिमाग में क्वेश्चन आया होगा इस क्वेश्चन को लेकर के, IUCN की CR का अर्थ, तो टोटल 9 थी, 9 लिस्ट आपने वीडियो में देख ली होंगी, तो 3-4 हैं जो लिखने लायक थी, हमने उनको अच्छे से बताया है। अगला क्वेश्चन 48, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहले शामिल हुआ था। ये भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जा रहा है, सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी या मानस। तो राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, ये नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये 3 राज्यों में है और इसमें सबसे ऊँची चोटी है दोड्डा बेटा, क्लियर है, ये तमिलनाडु राज्य में है चोटी इसकी, और ये पहाड़ी जो है 3 राज्यों में फैली है, यहाँ पर टोडा जनजाति भी निवास करती है। अगला प्रश्न है आपके सामने 49, ध्यान से पढ़िएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक क्यों होती है। क्लास को याद कीजिए, हमने बताया था ये ध्रुवों पर कम ऊंचा होता है क्षोभ मंडल और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर बहुत ही अधिक ऊंचा या मोटा होता है। तो वायुदाब अधिक होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण, आर्द्रता कम होने के कारण या गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, राइट ऑप्शन चुन लिया होगा आपने। इसका राइट विकल्प है B ऑप्शन, तापमान अधिक होने के कारण संवहन तरंगें बहुत अधिक ऊंचाई तक चली जाती हैं भूमध्य रेखा पर, जबकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है, इस वजह से इसकी ऊंचाई वहाँ कम पाई जाती है। अगला क्रम से क्वेश्चन आया है आपके सामने 50 नंबर का, राइट ऑप्शन पहचानिएगा इसका, पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है। तो मीठा जल फ्रेश वाटर पूछा गया है, तो आपको याद होगा 2.7% टोटल पृथ्वी पर जो जल है ना 100% माने तो 97 कुछ खारा है, क्लियर है, और लगभग 3% या 3 अनुपात में देखेंगे, 97 अगर खारा निकल गया तो 3 बचा, 97 खारा है तो 3 क्या हो जाएगा मीठा पानी, तो लगभग 2.7 प्योर है, 97 कुछ खारा है और बचेगा 2.7, तो ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। अगला प्रश्न आपके सामने 51, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। जो दक्कन का पठार है, भारत में पठार पढ़े हैं आपने क्लास में, तो उसमें से दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, अवसादी, रूपांतरित, बेसाल्टिक, आग्नेय या ग्रेनाइट। तो राइट ऑप्शन इसका आपने नोट कर लिया होगा दिमाग में या कॉपी में या कमेंट बॉक्स में। दक्कन का पठार ध्यान से याद कीजिए, हमने बोला था आपको लावा से निर्मित है, यानी ग्रेनाइट से। तो दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट से। अगला आपके सामने 52 नंबर का, छोटा नागपुर का पठार भारत में किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर यानी रांची याद आया, झारखंड, जमशेदपुर आपको याद होगा पेट्रोलियम, सोना, यूरेनियम या कोयला और लोहा। तो राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, छोटा नागपुर का पठार कोयला और लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छी संपदा है भारत की दृष्टि से छोटा नागपुर के पठार में। अगला प्रश्न आपके सामने 53, ध्यान से पहचानिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वाधिक लोहांश रखता है, यानी लोहे का अंश
किस लौह अयस्क के प्रकार में सर्वाधिक है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सिडेराइट? राइट ऑप्शन है आपके सामने बी ऑप्शन, मैग्नेटाइट इसका सही ऑप्शन है। आपको ये याद होंगे, ये चारों लोहे के प्रकार हैं, ठीक। महल सी नामक ट्रिक से याद किए थे आपने। तो लोहा सर्वाधिक मैग्नेटाइट में है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा है मैग्नेटाइट। क्लियर है। अगला प्रश्न 54, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी मानी जाती है? यानी भारत की पहली फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली या जल विद्युत बनाने वाली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर या टेहरी? तो इसका राइट ऑप्शन याद कीजिए, नहीं तो लिख लीजिएगा, सी विकल्प सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजना वो होती हैं जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे हों, सिंचाई हो जाए, जल विद्युत हो जाए, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य पूरे हों, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर है। और भारत देश की पहली नदी घाटी परियोजना है। हाँ, इस क्वेश्चंस को और निकालिए, इस टॉपिक को, दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनाई गई और किस देश से प्रेरणा ली गई थी? यानी कौन सी नदी घाटी परियोजना से इसको प्रेरणा लेकर के बनाया गया था? तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर और देंगे आप, विस्तृत आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 55, सौर ऊर्जा को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? अनवीकरणीय, जैविक, नवीकरणीय या खनिज? राइट ऑप्शन पहचानिएगा और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। आपसे इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आने की हम उम्मीद करेंगे, कमेंट करेंगे आप। और जो प्रश्न समझ में ना आया हो उसको ध्यान से नोट कीजिएगा और समझिए, पूछिएगा। अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लास में चाहें तो क्लास में पूछ सकते हैं। ये सभी प्रश्न हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा, वीडियो क्रम से प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।